मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और मैं बिहार के कटिहार ज़िला से हूँ। और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम सत्य है। ये घटना मेरे साथ घटी है। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये घटना 2012 की है। उस टाइम मुझे डांस सीखने का और सिखाने का बहुत शौक था। मैं छोटे मोटे स्टंट भी किया करता था और इसके लिए मैं बच्चों को सिखाया भी करता था। इससे थोड़ी मेरी आमदनी भी हो जाती थी। वो सारे बच्चे मुझसे डांस सीखने आते थे, लेकिन मेरे पास डांस सिखाने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं थी। मेरे घर से कुछ ही दूरी पे एक बाग था। बाग में आम के पेड़ और बांस की बड़ी बड़ी कोठियाँ भी थी। मेरे घर से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर था। मैं सारे बच्चों को वहीं पे बुलाता था और हम सब वहीं पे मिलकर प्रैक्टिस भी किया करते थे। 2012 की मई या जून की बात है। मेरे घर वाले 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। मैं रोज के रूटीन की तरह बच्चों को डांस सिखाने गया हुआ था। उसी बाग के कुछ ही दूरी पर मेरा एक दोस्त रहता है। उसका नाम ट्विंकल है। उसने मुझसे बोला कि आज रात तुम मेरे यहाँ पे खाना खाने आ जाओ। मैंने पहले उसे मना किया, लेकिन उसने मुझे बार बार बुलाया और हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी थी। फिर मैं वहाँ से तुरंत ट्विंकल के घर चला गया। वहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना बनाया और खाया। कुछ देर बाद हम लोग ने ड्रिंक भी कर ली थी, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ड्रिंक करने के बाद नॉर्मली इंसान के सेंसेस और तेज काम करने लगते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा हाइपर भी हो गया था। मुझे पता नहीं मैंने अपने दोस्त को ये बात क्यों बोली। मैंने नशे में उससे बोला कि तू हमेशा भूतों की बात करता है, कहाँ है भूत। वो मुझसे इस चीज़ के बारे में बार बार मना कर रहा था, लेकिन मैं नशे में ज़बरदस्ती उसको उसके घर के बाहर लेके गया। पहले तो वो जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में वो भी चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर उसको हल्का सा डर लगा। उसने कहा हम लोग अपने और एक दोस्त को बुला लेते हैं। ट्विंकल ने अपने और एक दोस्त को बुला लिया। फिर हम 3 लोग थे। उसके घर के कुछ ही पीछे एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के साइड से होते हुए पीछे की तरफ बहुत बड़े बड़े बाग और जंगल थे। मैंने उससे कहा हम लोग इस जंगल के अंदर चलते हैं। पता नहीं हम तीनों को क्या सूझी, हम तीनों उस जंगल के अंदर चले गए और वहाँ पर कुछ देर तक जोर जोर से हंसते भी रहे। उसके बाद मैं जोर जोर से चिल्ला के भूत प्रेत को गालियाँ भी देने लगा। मैंने उनसे कहा अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। फिर ये सब दोहराने के बाद मैं उनको बार बार गंदी गाली दे रहा था। ये करीबन 15 से 20 मिनट तक चला। जब कुछ भी नहीं हुआ तब हम तीनों हंस हंस के वापस चले गए। हालांकि वहाँ पे सिर्फ गालियाँ मैं ही दे रहा था। बाकी के दोनों लोग शांत थे, वो सिर्फ हंस रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरे दोस्त ने कहा अब हमें घर वापस चलना चाहिए। फिर उसने किसी तरह मुझे रास्ते के बीच में छोड़ दिया। मैं नशे में था। धीरे धीरे डगमगाते हुए मैं अपने घर पहुंचा। घर का मैंने ताला खोला और अंदर चला गया। अंदर जाके बेड पे लेट के मैंने टीवी ऑन किया। फिर मैंने एक हॉरर सीरीज चलाया। मैं बेड पर लेट के उसी सीरीज को देख रहा था। फिर मैंने कुछ देर तक तो उसको देखता रहा और मैं अपना हाथ बेड के ऊपर रखा था और चुपचाप उसी शो को लेटे हुए देख रहा था। नशा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा था। तभी अचानक से मेरा हाथ किसी ने बहुत ज़ोर से दबा दिया, लेकिन वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही थी। लेकिन मुझे साफ साफ पता चल रहा था मेरा हाथ दबा हुआ है। जिस किसी ने मेरे हाथ दबाए थे उसका निशान मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और मैं उठ भी नहीं पा रहा था और मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं अपने सामने साफ साफ टीवी को चलते हुए देख रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन बार बार भूल जा रहा था। चाह के भी मेरे जबान से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहे थे। और कुछ देर बाद मैं अचानक से ठीक हो गया। मेरा पूरा चेहरा पसीना से भीगा हुआ था और मैं अपने बिस्तर से उठ के टीवी को बंद किया और कुछ देर तक बस बैठा ही रहा। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मेरे साथ और भी भयानक घटना घटी। मेरे घर के जस्ट बगल में एक छोटा सा घर और है। वहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को खड़ा किया करते थे। मैं वहीं पे उस दिन रात को सो रहा था।
मैं जहाँ पे सो रहा था मेरे सर के पास और मेरे पैर के पास दोनों जगह खिड़की थी। मैं पूरब पश्चिम की तरफ मुंह करके सो रहा था। रात के करीबन 1 बजे मेरे सर के पास वाली खिड़की पे मुझे चूड़ियों की आवाज़ आई। वो कोई औरत थी। उसने अपने हाथों पे चूड़ी पहने हुए लगातार खिड़कियों पे मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि खिड़कियों को वो अपनी चूड़ी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं उठा, तभी वो आवाज़ गूंज के दोबारा मेरे पैरों के पास आने लगी। पैरों के पास वाली खिड़की से सेम आवाज़ आने लगी जैसा मेरे सर के बगल वाली खिड़कियों से आ रही थी। फिर ये चीज़ एक एक करके होने लगी, कभी सर के पास कभी पैर के पास। ये चीज़ बार बार घूम के दोनों खिड़कियों के पास आ रही थी। मैं उन सब चीज़ को देख रहा था, लेकिन मैं फिर भी दोबारा उठ नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से जम चुके थे। फिर से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और ऊपर वाले का नाम लेने लगा, लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे स्लीप पैरालाइसिस हो गया है। पूरे हाथ पैर एकदम जम चुके थे। चेहरा और पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। मेरे गले से आवाज़ भी निकलने लगी। जैसे ही मुझे लगा मैं अपने कंट्रोल में आ गया हूँ, दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा और होश में आया। मुझे तुरंत गुस्सा आ गई। मेरे बेड के बगल में एक बड़ी सी लाठी रखी हुई थी। मैंने गुस्से में तुरंत उस लाठी को उठाया और दरवाज़ा खोल के बाहर की ओर जाने लगा कि ये जो कोई भी होगा आज मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि ये सोच मेरी बहुत ही बचकानी थी। मैं क्या ही कर सकता था। मैंने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरे घर से 100 मीटर दूर एक अमदूर का पेड़ है। वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, मेरे घर के तरफ से धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसने अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी थी और उसने लाल रंग के कपड़े भी पहने हुए थे। उसके पूरे बाल जमीन तक थे और जमीन को छू रहे थे। मैं उसे देख रहा था। देखने के बाद कुछ देर तक मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकली। कुछ देर बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया। मैं एकदम शांत था। मैं बिना एक शब्द भी कुछ बोले चुपचाप अपने घर वापस आ गया और बेड पे लेट के ऊपर वाले का नाम लेने लगा। मैं पूरी रात नहीं सोया। मन में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि भूतों और प्रेतों को गाली नहीं देना चाहिए। अगले दिन जब मैं सुबह नॉर्मल हुआ और इन अजीब सी काली शक्तियों को कोई भी तरह का चैलेंज नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। ये घटना ऑफिसर मॉरिन के साथ घटी है अमेरिकन नेशनल पार्क में। तो अब आगे की घटना मैं आपको ऑफिसर मॉरिन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमें उस बच्चे को ढूंढते हुए लगभग 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हमारी टीम में ज़्यादा लोग नहीं थे। हम जंगल के जिस हिस्से में उसको ढूंढ रहे थे उस हिस्से में पहले कोई भी नहीं गया है। हमें कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि हमें उसके यहाँ पे होने की कुछ निशान भी मिलेगी। जहाँ से वो गायब हुआ था वहाँ से वो जंगल का एरिया करीबन 15 किलोमीटर दूर है और वो यहाँ पे क्या करने आया इसके बारे में हम लोग कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। जो लड़का गायब हुआ था उसका नाम रॉन था। अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए आया था। उसके दोस्तों ने बताया वो लोग कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। तभी रॉन को अचानक से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। हालांकि वो आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दी थी सिवाय रॉन के। वो आवाज़ जिधर से आई थी उसी तरफ बहुत अजीब तरीक़ा से देखने लगा। उसके दोस्त जब शांत हुए और उन्होंने रॉन से जब पूछा कि तुम किधर देख रहे हो, तो उन्हें बिना कुछ जवाब दिए जंगल के उस हिस्से में भाग गया और वो बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है और वो चिल्ला रही है। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि तुमको कौन बुला रही है। वो उसका जवाब बिना दिए ही बहुत ही तेज़ी से भाग गया। उसको रोकने की उन्होंने बहुत कोशिश की। तब तक रॉन गायब हो चुका था। पलक झपकते ही अचानक से वो कहाँ गायब हो गया था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रॉन के दोस्तों ने भी अपनी टॉर्च लेके उस डायरेक्शन में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ जैसा कि रॉन हवा हो गया हो। काफ़ी देर तक रॉन को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला, उसके दोस्तों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी। तभी हमारी सर्च करने वाली टीम वहाँ पे पहुँची। हमने दिए गए सारी डिटेल्स को कलेक्ट किया और लगातार उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहे जहाँ पर आखिरी बार उसके दोस्तों ने उसको जाते हुए देखा था। रॉन की
उम्र करीब 27 साल की थी और वो गोरा था और उसकी हाइट करीबन 6 फीट की थी। और ये बात बहुत ही ताज्जुब की थी कि मेरी हाइट भी उसी की तरह थी। हाँ, बस वो मेरे से कुछ साल छोटा था, लेकिन फिर भी मेरी और उसकी डिटेल्स मिल रही थी। शुरुआत में जब हम लोग ने 2 दिन उसको ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर हमने स्टेफर्ड डॉग्स मंगाए और वो लगातार उसी डायरेक्शन में भागे जा रहे थे जिस तरफ रॉन भागते हुए गया था। करीबन 10 किलोमीटर बाद जंगल के उस एरिया में पहुंच गए जहां पे हमें जाना मना था। दरअसल हम वहां पे कभी नहीं गए थे क्योंकि वो जंगल का काफ़ी घना एरिया था जिसको अभी कई फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये घटना 1990 की है। उस वक्त तो उतने डीप में कोई जाता भी नहीं था। उतना सर्च करने के बाद हमें रॉन की जूते मिले जो कि उसके दोस्तों ने वेरीफाई किया वो रॉन की जूते हैं। वो इतनी दूर क्या करने आया था हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमें वहाँ पे रॉन की पैर के निशान भी मिले। एक पैर में उसने जूता पहना हुआ था और दूसरे पैर में कुछ नहीं। कुछ दूर हमने पैर के निशान का पीछा किया और वो पैर का निशान एक छोटा सा दलदल के पास आके ख़त्म हो गया। फिर उस दलदल के बाद हमें एक मोटे पैर के निशान मिले जो कि रॉन के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशानों को देख के इतना तो पता चल गया था हो ना हो रॉन यहीं कहीं है, क्योंकि हर कुछ मीटर बाद हमें रॉन के कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ मिल रही थी कि हमें ये पता चले कि वो रॉन की ही चीज़ है। जिस वक्त हम जंगल के एरिया में खड़े थे उस टाइम हमारी टीम में कुल 4 लोग थे और हम लोग के पास एक स्निफर डॉग भी था और हमारे पास हमारी एक गन थी और एक टॉर्च। हमने प्लान बनाया कि हम चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि जहाँ पर रॉन के फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए थे कि वहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं था कि हम लोग किधर जाएं। उसको ढूंढते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे। अब हम लोग को वापस भी बुलाया जा रहा था क्योंकि हमें और भी ज़्यादा काम थे, लेकिन हमारा ये केस पूरा नहीं हुआ था। मुझे अक्सर अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि रॉन मिल जाएगा। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया किसी को भी कुछ नहीं पता। मेरे साथ जो कुत्ता था उसका नाम ब्रूनो था। मैं और ब्रूनो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जहाँ से हमें बड़े पैरों का निशान मिला था। ब्रूनो आगे बढ़ता जा रहा था और मैं उसी के पीछे था। कुछ दूर जाने के बाद ब्रूनो अचानक से खड़ा हो गया और शांत हो गया। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, बस एक बड़े से झाड़ के पीछे देख रहा था और उसी झाड़ की तरफ देख के भौंक रहा था। मैं उसे आगे जाने के लिए बोल रहा था पर वो वहाँ से आगे जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने खुद झाड़ के पीछे जाके देखा तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो अपने कमर के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो खाली काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पूरी काली थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे पीठ में किसी ने काली मट्टी लगा दी हो। वो मट्टी में कुछ खोज रहा था और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसके तेज तेज सांस लेने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की। मैंने उसको जैसे ही बुलाया वो मट्टी में खोदना बंद कर दिया और आगे की तरफ देखने लगा। वो अपने शरीर में हल्का सा भी मूवमेंट नहीं किया था। उससे मैं करीबन 5 मीटर की दूरी पे खड़ा था। उसने कोई भी हरकत नहीं की। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे हमला करेगा। मैंने उसको अपनी तरफ घूमने के लिए बोला लेकिन वो नहीं घूमा और उठ के जंगल के अंदर भागने लगा। वो उस तरफ जा रहा था जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। जंगल के उस एरिया में तो बहुत अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी भी वहाँ पे ढंग से नहीं पहुँच पाती है। मैं उसे बार बार रोकने की चेतावनी दे रहा था लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं आगे की तरफ भागा तो मेरे साथ मेरा कुत्ता भी भागा और हम दोनों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो जंगल में क्या कर रहा था हमें कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं उसे गोली मार के रोकने की कोशिश करूं, क्योंकि अब मुझे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं उसे गोली नहीं मार सकता था। मेरे दिमाग में शायद ये चल रहा था कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो और शायद मुझसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो। मैंने हवा में एक फायर किया और मेरी गोली चलाते ही वो उसी वक्त रुक गया। मैंने उसे पीछे घूमने के लिए बोला और वो
तुरंत घूमा और उसको देख के मेरे हाथ से मेरी बंदूक छूट गई। वो आदमी जो भी था उसका शक्ल हूबहू मेरे से मिल रही थी। उसकी हाइट, उसकी आंखें, उसके चेहरे पे जितने भी बाल थे हूबहू मेरे से मिल रहे थे। मेरा कुत्ता लगातार उसको देख के भौंके जा रहा था और मैं उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे, लेकिन वो मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो मेरी तरफ कुछ देर के लिए मुझे घूर के देखने लगा और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। मैं जब बेहोश हो रहा था तो मैंने आखिरी बार उस आदमी को देखा था। वो काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था क्योंकि मेरी आंखें ढंग से खुल भी नहीं रही थी। मुझे सिर्फ बस इतना दिखाई दे रहा था कि वो मेरे पास आ रहा है और मेरे कानों में मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सिर्फ आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बेस के रेस्टिंग रूम में सोया हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और वहाँ पे मैं कैसे पहुँचा। जब मैंने अपने गलीग से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उस बच्चों को ढूंढते हुए मैं जंगल में चला गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर चला गया था। जब मेरी कोई खबर उन्हें नहीं मिली तो वो लोग मुझे भी ढूंढने के लिए आए और मैं उनको चलते हुए मिल रहा था। मैं धीरे धीरे जंगल के बाहर चलता हुआ आ रहा था, कहीं खोया हुआ था। उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जवाब मैंने कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं उन लोग के सामने ही बेहोश हो गया और सच बताऊं तो मुझे ये सब कुछ भी याद नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ और मैं अपने आप जंगल के बाहर चलते हुए कैसे पहुंचा, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। मेरे साथ जो मेरा कुत्ता था वो भी मेरे साथ चल रहा था और ताजुब की बात तो ये है मेरे कुत्ते को भी इस सब चीज के बारे में कुछ भी भनक नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा डॉगी मुझे किसी तरह का सिग्नल दे और बताने की कोशिश करे कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। जंगल का वो हिस्सा कहाँ था अब दोबारा मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था। फिर इसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं की और वो लड़का रॉन जिसको सब कोई ढूंढ रहे थे वो भी उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और वो भी एकदम शांत था। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि वो कहाँ भाग के गया था और वो इतने दिन से कहाँ गायब था तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसने बोला उसे कुछ भी याद नहीं है, उसको बस लास्ट सीन इतना ही याद है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैंप फायर के पास बैठा था। तभी उसको अचानक से कोई आवाज़ सुनाई दी और अपनी तरफ बुला रही थी और वो फिर उस आवाज़ के पीछे भागते हुए चला गया। हम लोग के साथ क्या हुआ, हम दोनों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक रेस्क्यू था। इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बता नहीं सकता था, वरना लोग मुझे पागल समझते और मेरी नौकरी में भी कुछ दिक्कत आ सकती थी और इस राज को मैंने राजी रखा। मेरा नाम पवन है और मेरी उम्र करीब 30 साल की है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी, उस टाइम करीबन मेरी उम्र 9 साल की थी। मेरे पिताजी की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, तो सरकारी नौकरी की वजह से उनको सरकारी आवाज़ भी मिला हुआ था और इतने साल पुरानी सरकारी आवाज़ की हालत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। पुराने मकान जिनमें ढंग से पेंट भी नहीं किया हुआ था। हमें जो घर अलॉट किया हुआ था वो एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में हमारा तीसरे मंजिल पे एक अपार्टमेंट था जिसमें 2 रूम था और वो अंदर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था। पेंट आधे उखड़े हुए थे और दोनों कमरे में बहुत ही गंदी सीलन भी थी। किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था, लेकिन हम लोग शिफ्ट हुए थे तो हम लोग को वहीं पे रहना था। उससे पहले हम लोग रेंट पे रहते थे। मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि रेंट का पैसा बचने वाला था। अब उस पैसे को हम लोग नए मकान के लिए सेव कर सकते थे। मुझे उस घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। जब मैंने पहली बार उस घर को देखा था तो मुझे देखने में ही बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। वो घर देखने में भूत बंगले से कम नहीं लगता था। हमने अपना सारा सामान शिफ्ट किया। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और एक छोटा भाई था। मैं और मेरा छोटा भाई एक कमरे में रहते थे और मेरी मम्मी पापा दूसरे कमरे में। जिस कमरे में मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उस कमरे से सीलन की काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आती थी। मैंने पापा को कई बार इसके बारे में बताया भी है।
तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसके बारे में हाई अथॉरिटी की कंप्लेन कर दिया हूँ और वो इन सब चीज़ का मेंटेनेंस भी कर देंगे। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए, हमारे शिफ्ट होने से पहले करीबन वो 7-8 महीने से घर बंद था और उससे पहले इस मकान में जो भी रहता था उसने अचानक से अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। मुझे इतना ही पता था। मेरे मम्मी पापा को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। ना उन्होंने मुझे इसके बारे में कभी भी बताया और ना ही मैंने कभी उनसे पूछना ज़रूरी समझा। अब हमें इस नए घर में शिफ्ट हुए 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। मेरा छोटा भाई और मैं साथ में ही सोते थे। एक बार रात के करीबन 11 बजे मेरे छोटे भाई ने मुझसे बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है। मैंने भी उससे बोला हाँ ठीक है चले जाओ। उसको टॉयलेट अकेले जाने में डर लगता था क्योंकि उस घर में जो बाथरूम बना हुआ था वो घर के काफ़ी कोने में बना हुआ था, तो उसको मैं टॉयलेट कराने ले जाता था। लाइट्स बंद हो जाने के बाद घर में ऐसा अंधेरा हो जाता था जैसे कि कभी वहाँ पे लाइट जल ही ना हो। इतना काला घना अंधेरा। नाइट बल्ब भी जलती थी लेकिन घर के पुराने दीवार के वजह से काफ़ी डरावना लगता था, इसलिए हम लोग आमतौर पे टॉर्च का यूज़ करते थे। मेरा छोटा भाई टॉयलेट गया और वो टॉयलेट के अंदर करीबन 5 मिनट तक था। मैं उसके बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। काफ़ी देर हो जाने पे मैं जब उसको आवाज़ दी तो वो कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप अंदर बैठा हुआ था। फिर मैंने अचानक से दरवाजे को नॉक किया और वो अंदर डर के वजह से रोने लगा। मैंने जब उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया तो उसने मुझे बताया कि जब वो बाथरूम के अंदर था तो ऊपर से कोई एक छोटा बच्चा उसको झांक के देख रहा था। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझको लगा शायद वो उसका वहम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मेरे हाथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको अपने साथ बेड पे ले आया और उसको सुलाने की कोशिश की, पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह ये घटना उसने मम्मी को बताई तो मैंने मम्मी को बताया कि कुछ नहीं हुआ है, बस वो डर गया है। मेरे छोटे भाई का नाम अनुज है। ये घटना 2 दिन पुरानी हो चुकी थी। एक बार अनुज को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी पापा ने सोचा कि अनुज को वो अपने पास सुला लेंगे। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मुझे लगा शायद अनुज उस दिन भी मेरे साथ ही सोएगा, तो मैं अकेले अपने बेड पे लेटा हुआ था। अनुज उस वक्त मम्मी पापा के साथ ही था। मुझे लगा वो खाना खा के दोबारा मेरे पास सोने चला आएगा। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। रात के करीबन 2 बज रहे थे। मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। मैं अनुज का इंतज़ार करीबन 12 बजे से कर रहा था। रात के करीबन 2 बजे दरवाज़ा अपने आप खुला। दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। दरवाजे जब खुलते या बंद होते थे तो बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती थी। पता नहीं, जैसे ही दरवाज़ा खुला अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि दरवाजे के पास अनुज खड़ा हुआ है। मुझे साफ साफ उस टाइम अनुज दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दी। मैंने उससे बोला कि तू वहाँ क्यों खड़ा है, वो आके लेट जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था और मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। मुझे बस इतना ही पता चल रहा था कि दरवाजे के पास कोई लड़का खड़ा है और उसकी हाइट हूबहू अनुज जैसी ही थी। मेरी ही आंखों के सामने अनुज भागते हुए दरवाजे के अंदर आया मेरे पास, और जैसे ही वो भागते हुए मेरी तरफ आया मैं अचानक से पूरी तरीके से होश में आ गया। ऐसा लगा कि मुझे कोई ये शायद मेरा वहम था। उस वक्त मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं दोबारा सो गया। करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बालों को सहला रहा है। पहले मुझे ये मेरा वहम लगा, लेकिन सोते हुए जब मेरी आंखें खुली तो मुझे साफ साफ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे सर को पीछे से कोई धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने होने का मुझे एहसास दिला रहा है। मैंने अचानक से उठा और पीछे देखा, कोई नहीं था, पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैं तुरंत अपने बेड से उठा और लाइट को ऑन किया। पूरा कमरा खाली था। उस वक्त करीबन रात के 2:30 बज रहे थे। अनुज अभी भी नहीं आया था। मुझे ये बात नहीं पता था कि वो मम्मी पापा के साथ ही सो रहा है। फिर मैं मम्मी पापा के रूम में गया
और रात के करीबन 2:30 बजे उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा अनुज उनके साथ है। उन्होंने बताया अनुज वहीं पे सो रहा है। मैंने मम्मी से कहा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अनुज मेरे सर के पास अभी खड़ा हुआ था। मम्मी ने बताया वो करीबन 12 बजे से ही वहीं पे सो रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने फिर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आके अपने बेड पे फिर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद फिर मेरी आंखें खुली। मेरे बेड के जस्ट सामने एक छज्जा बना हुआ था। उस पे हम लोग थोड़ा बहुत सामान रखा करते थे, जैसे कि टीवी के बॉक्स, कुछ कपड़े, कुछ लकड़ियाँ, सब पुराने चीज़ उसी छज्जे पे रखा हुआ करता था। मुझे ऐसा लगा कि उसके ऊपर बैठ के कोई मुझे देख रहा है। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने उसको साफ साफ देखा। कमरे में नाइट बल्ब जल रही थी। नाइट बल्ब पे मुझे वो काली परछाई बैठी हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो मुझे ही देख रही थी। उस काली परछाई को देखते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो वो मेरे आंखों के सामने ही गायब हो गई। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मम्मी पापा अपने कमरे से मेरे कमरे में आ गए। मैं अपने कमरे को कभी भी अंदर से बंद नहीं करता था। उन्होंने मेरी चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनते ही उन्होंने आके मुझसे पूछा कि आखिरकार तुझे क्या हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे छज्जे पे अभी कोई परछाई दिखाई दी है। वो किसी बच्चे की परछाई थी जो कि मेरे तरफ ही देख रहा था और कुछ देर पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरे बालों को छुआ है। और उस वक्त अनुज को बाथरूम में भी ऐसा ही कुछ नज़र आया था। जब ये बात मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनको लगा कि मुझे किसी तरह का वहम हुआ है, लेकिन वो मेरा कोई वहम नहीं था। उस रात मेरे पापा मेरे कमरे में सोए। मैं और छोटा भाई अनुज मम्मी के कमरे में जाके सो गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं और अनुज दोनों भाई रात भर नहीं सोए। अगले ही दिन हम लोग स्कूल चले गए और स्कूल से आने के बाद थोड़ी भी देर घर में नहीं रुके। हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर चले गए और कुछ दिन तक हम लोग मम्मी पापा के साथ ही सोए। हमें बार बार ऐसा एहसास होते रहा हमारे बगल में कोई खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है, या कोई काम करते वक्त हमें ऐसा लगता था कि अचानक से हमारे बगल से कुछ निकल के गया है। कई बार तो किचन से अचानक से बर्तन गिरने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन मम्मी ने इस सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम और अनुज दोनों इस बात पे ध्यान दे रहे थे। करीबन 6 महीने बाद हम लोग ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था। पापा ने उस घर के अगेंस्ट कंप्लेन भी डाली थी कि वहाँ की वायरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी वहाँ पे रात में अपने आप शॉर्ट सर्किट भी हो जाता था। जब वो घर हमसे छूटा उसके कुछ ही दूर ब्लॉक्स हमें दूसरा घर मिल गया और उस ब्लॉक में जो हमें घर मिला था और उसके पड़ोसी वही लोग थे जो हम लोग से पहले उस घर में रहते थे। उनसे जब पापा की बातचीत हुई तो पापा ने उनसे पूछा कि आप लोग वो घर क्यों छोड़ दिए थे। तो उन्होंने पापा और मम्मी को बताया उन्होंने इस घर को इसलिए छोड़ा था कि वहाँ पे उनको किसी बच्चे की आवाज़ आती थी। कोई बच्चा रात भर खेला करता था और कभी अचानक से किसी बच्चे की परछाई दिख जाती थी और कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था उनकी गैर मौजूदगी पे कोई बच्चा उनके घर में उछल कूद रहा हो और उसकी आवाज़ भी आती है। कई बार तो रात में उनको उस बच्चे की परछाई भी दिखाई दी जो कि टहला करती है। जब मम्मी पापा को ये चीज़ पता चली तो उनको मुझ पे विश्वास हो गया था। उनको विश्वास हो गया था कि मैंने उनको जो भी बात बताई और मैंने अनुज ने जो भी महसूस किया वो एकदम सच था। वो हमारा कोई वहम नहीं था, न ही हम दोनों झूठ बोल रहे थे। वो घर कितना पुराना था और उस घर में वो भटकती हुई बच्चे की आत्मा, इसके बारे में मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं चला और ना ही हम लोग ने जानने की कोशिश की। और जब पुराने लोगों से उस घर के बारे में पूछा गया तो उनको भी इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब तो धैर्य उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और नए अपार्टमेंट बन गए हैं, लेकिन हो सकता है उस बच्चे की आत्मा आज भी वहीं पे भटक रही हो। तो इस घटना में बस इतना ही।